हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, मापन एवं मूल्यांकन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन के अंतर्गत हम इनके कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं और इसके साथ ही हम इसकी विशेषताओं के बारे में भी नॉलेज ले चुके हैं। और आज की क्लास में हम इसी टॉपिक मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत मापन के प्रकार पढ़ने वाले हैं और मूल्यांकन के क्षेत्र पर बात करने वाले हैं। हमें ये तो क्लियर हो ही गया है कि मूल्यांकन होने से पहले या मूल्यांकन करने से पहले मापन किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन में मापन भी निहित होता है। और मापन क्या है? एक संख्यात्मक मूल्य होता है, अर्थात इसका संबंध संख्या या अंकों या परिमाण के साथ होता है और इसके साथ ही ये निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट और उसके बाद स्कोप ऑफ इवोल्यूशन। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये पाई चार्ट है जिसमें मैंने मापन के प्रकारों के अंतर्गत ये दो टाइप्स किए हैं। इसके पहला है मानसिक मापन और दूसरा है भौतिक मापन। मानसिक मापन मेंटल मेजरमेंट और भौतिक मापन फिजिकल मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप इनको पढ़ रहे हो तो तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मानसिक मापन में किस प्रकार के मापन की बात की जाएगी और भौतिक मापन में किस प्रकार से किन वस्तुओं के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे इनके नाम से ही इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मानसिक मापन की, तो मानसिक मापन का मतलब ऐसी क्रियाएं जो मानसिक हैं, जो मन में चलती हैं, जो दिमाग में चलती हैं, उन क्रियाओं का जब मापन किया जाता है तो ऐसा मापन कहलाता है मानसिक मापन, मेंटल मेजरमेंट। यहाँ पे देखिए मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो मानसिक क्रियाएं हैं बुद्धि। किसी बच्चे की बुद्धि का मापन करना कैसा मापन है? वो है मानसिक मापन, मेंटल मेजरमेंट। इसके साथ ही किसी की रुचि का मापन किया जा रहा है तब भी वो मानसिक मापन ही कहलाएगा। अगर उसकी अभियोग्यता को देखा जा रहा है तब भी मानसिक मापन की ही बात होगी। और इसी तरह से अगर हम भौतिक मापन की बात करें तो भौतिक मापन फिजिकल मेजरमेंट में क्या आएगा? भौतिक गुणों का अध्ययन। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अर्थात जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, हम जिनको छू सकते हैं, हम जिनको देख सकते हैं। अब ये चीज़ें दिखती नहीं है ना, बुद्धि नहीं दिखती, रुचि नहीं दिखती, अभियोग्यता नहीं दिखती। मापन किया जा सकता है पर दिखती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो भौतिक गुण होते हैं, उन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो हमारे वातावरण में मौजूद होती हैं। तो वो भौतिक वस्तुएं हैं। अगर उनके भौतिक गुणों की बात की जाए तो वहाँ पे भौतिक मापन की बात की जा रही होगी, अर्थात फिजिकल मेजरमेंट होगा। तो जब भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है तब वो फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन कहलाता है। इसमें क्या कर सकते हैं? किसी भी दूरी को ज्ञात करना आ सकता है, किसी की लंबाई को ज्ञात करना आ सकता है, किसी की ऊंचाई को ज्ञात करना आ सकता है। अगर किसी की दूरी, लंबाई या ऊंचाई ज्ञात की जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो मापन किया जा रहा है, जिस किसी भी वस्तु की दूरी, लंबाई या ऊंचाई, यानी दूरी तो स्थान की हो जाएगी ना, तो वो दिखाई देने वाली है, वो भौतिक रूप से वहाँ पे विद्यमान है। इस तरह से उनकी जो भी उनके मापन से संबंधित क्रियाएं की जाएंगी वो सारी की सारी भौतिक मापन के अंतर्गत आएंगी, फिजिकल मेजरमेंट के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ मेजरमेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो दो टाइप्स का आप बताएंगे। एक होता है मेंटल मेजरमेंट, दूसरा है भौतिक यानी फिजिकल मेजरमेंट। मानसिक मापन और भौतिक मापन। मानसिक मापन में मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी की बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, अभिक्षमता को ज्ञात करना। और इसके अलावा भौतिक मापन फिजिकल मेजरमेंट में भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी स्थान की दूरी, किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये ज्ञात करना कहलाता है भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इवोल्यूशन की, मूल्यांकन का क्षेत्र। मूल्यांकन का क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एरिया की बात हो रही है कि मूल्यांकन अपने एरिया में किन किन चीजों को आने देता है, या फिर मूल्यांकन के अंतर्गत किस किस क्षेत्र की बात की जाती है। मूल्यांकन करके क्या किया जाता है, मूल्यांकन करके हम बच्चे की जो भी उपलब्धि है उसका पता लगाते हैं, ये हमें पता ही है। अब उपलब्धि का पता भी लगाते हैं तो किस किस क्षेत्र की बात करते हैं, अर्थात बालक के व्यक्तित्व के किस किस पक्ष को का मूल्यांकन किया जाता है, किस किस पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ये कहलाता है मूल्यांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इवोल्यूशन। इसके अंतर्गत देखिए मैंने यहाँ पे 9 बिंदु लिखे हैं। अब यहाँ पे आपको ये बिंदु एक बार हम पढ़ते हैं। ज्ञान, बोध, सूचना, कुशलताएं, बुद्धि, योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां, छात्रों की त्रुटियां। अब यहाँ पे जो ये 9 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मूल्यांकन क्या करता है, इन्हीं 9 बिंदुओं के बारे में हमें जानकारियां देता है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा इन 9 बिंदुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, ये कहलाता है मूल्यांकन का क्षेत्र। ये 9 बिंदु आते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात विद्यार्थी के व्यक्तित्व के निम्न पक्ष, ये वाले जो जितने भी पक्ष हैं उनका जो उनके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करने का काम मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले बिंदु लिखा है यहाँ पे ज्ञान। ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज क्या चीज़ है, आप जब लेसन प्लान बनाते हो तब आप वहाँ पे भी ये वाले कुछ इनमें से पॉइंट्स लिखते हो, जैसे ज्ञान भी आता है, अवबोध भी आता है, जिसको हम बोध भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो ज्ञान लिखते हो, बोध लिखते हो, फिर उसके बाद आप जो कौशल लिखते हो, कुशलताएं हो गया ना, इसमें हो गया, फिर रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, ये भी लिखते हो। तो इसका मतलब आप पाठ योजना बना रहे हैं बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आप उसमें क्या करते हो, इनका नाम क्यों लिखते हो, ताकि आपको ये लगता है कि इसके अंतर्गत आपके द्वारा शिक्षण कराने पर अधिगम होगा बालक का, और बालक के व्यवहार में ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आ जाएंगे, और आप ये उद्देश्य बनाते हो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ज्ञान का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्ञान का मतलब बालक ने कितना सीखा है किसी भी विषय वस्तु के बारे में, अर्थात जो आपने क्लास में उसको कंटेंट पढ़ाया है, जो भी कुछ सिखाया है, उसके बारे में कितना सीख पाया है बालक, कितना जान पाया है बालक, इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है, मूल्यांकन से मिलती है। इवोल्यूशन करने पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बालक ने, हमारे छात्र ने, हमारे विद्यार्थी ने हमारे द्वारा शिक्षण कराए गए टॉपिक के बारे में, कंटेंट के बारे में, विषय सामग्री के बारे में कितना जान लिया है, कितनी नॉलेज ले ली है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, ज्ञान के अंतर्गत आएंगी। तो मूल्यांकन क्या करता है, विद्यार्थी के ज्ञान के बारे में हमें बताता है कि उसको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। उसके बाद है बोध। बोध को हम अवबोध भी लिख सकते हैं, इस तब भी ये आपका गलत नहीं होगा अगर आप इसको अवबोध लिखेंगे तो बोध या अवबोध क्या चीज़ है स्टूडेंट, तो बोध या अवबोध के अंतर्गत आप ये मान लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, आपने उसको ज्ञान दे दिया है, सिखा दिया है, अब उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि जो टॉपिक आपने उसको पढ़ाया है उसके बारे में उसे नॉलेज मिल गई है, अब वो उसको अंडरस्टैंड किस लेवल तक कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है उसके बारे में नॉलेज मूल्यांकन के द्वारा मिलती है। अब एक तो होता है किसी चीज़ को जैसे आप बताएं क्लास में, या टीचर जैसे क्लास में बताए, बच्चा उसको एज इट इज़ ऐसे ही घोल करके पी ले, अपना कुछ भी ऐड ना करे उसके अंदर। ठीक है, अपना कुछ भी ऐड ना करे, आप एक एक लाइन जो बोलो ना, कई बार आप देखा करो, आप टेस्ट लेते हो तो आपने जो एग्जाम्पल दिए होते हैं बच्चा भी वही एग्जाम्पल देता है, जैसे जैसे आपने क्लास में लेक्चर के दौरान, अपनी क्लास के दौरान एक एक शब्द बोला था, वो बच्चा भी क्या करता है, वही एक एक शब्द अपने टेस्ट में प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखता है। एक लाइन भी इधर से इधर नहीं हो पाती, आपने कॉपी के अंदर प्रश्न का जो उत्तर लिखवाया है वो एज इट इज लिखता है।
तो इसका मतलब वो तो क्या है, वो नॉलेज है, लेकिन अवबोध के अंतर्गत तो ये हो सकता है ना कि वर्ड आगे पीछे हो जाए लेकिन मीनिंग सेम रहे। तो ये है अवबोध, अर्थात उसने क्या रट्टा लगा लिया है या फिर उस चीज को समझ लिया है। क्या अब वो अपने आप से कोई आपके बताए गए एग्जाम्पल्स के अतिरिक्त कोई एग्जाम्पल दे सकता है, या फिर वही जो आप बताते हो उसी को ही एज इट इज रट्टा लगा करके पेपर में लिख देता है, टेस्ट में लिख देता है। तो अवबोध या बोध एक अलग चीज है और ज्ञान एक अलग चीज है, और मूल्यांकन दोनों ही चीजों को चेक करता है, अवबोध को भी चेक करता है, ज्ञान को भी चेक करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा बिंदु देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सूचना, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन किस चीज की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब या सूचना का मतलब ये होता है जो ज्ञान बच्चे को आपने दिया है उसको बच्चे ने किस तरह से आत्मसात कर लिया है। ठीक है, सूचना और ज्ञान में ना फर्क होता है। ज्ञान जो है आप क्लास में जाते हो, बच्चे को जो है टॉपिक पढ़ाते हो, बच्चे को सारी की सारी उस टॉपिक से रिलेटेड बातें बता देते हो, ये ज्ञान कहलाता है। सूचना का मतलब ये है कि आपने उसको किसी भी बात के बारे में एक अधूरी सी नॉलेज दे दी है और बच्चे को उसको पूरा करना है, सूचना मिलना। कहते हैं ना कि आपको ये सूचना दी गई है या दी जा रही है कि आपने ये काम करना है। तो ज्ञान अलग चीज होती है, सूचना अलग चीज होती है। सूचना का मतलब आप कितने अवेयर हो, आपको जो ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आप उनको कितना सुनते हो। ठीक है, या आप कितना क्लास में जब आपका टीचर बोलता है तो आप किन किन चीज़ों को, या पूरे दिन विद्यालय के अंदर आपको कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो यहाँ पे आप इन इंस्ट्रक्शंस की बात कर सकते हो कि आप जो बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हो बच्चा उनको कितना फॉलो करता है, ये है सूचना। ज्ञान क्या है, ज्ञान तो होगा आपकी विषय सामग्री से संबंधित, सब्जेक्ट मैटर से संबंधित। आप क्लास में जाते हो, बच्चे को अपना टॉपिक पढ़ाते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट का टॉपिक है, जो भी आपका प्रकरण है, जो भी आपका कंटेंट है, वो बच्चे को आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, वो तो ज्ञान लेने वाली बात है। सूचना, सूचना मतलब कोई भी सूचना हो सकती है, किसी भी बारे में हो सकती है। कोई कंपटीशन होने वाला है तब आप बालक को कोई सूचना दे रहे हैं, तो बालक उस सूचना को कैसे ले रहा है, कैसे गेन कर रहा है। इवन यहाँ तक कि सूचना का मतलब ये भी है कि जैसे आपने नॉर्मली एक टेस्ट ले लिया क्लास के अंदर, ठीक है, तो टेस्ट का जो आंसर है उसमें तो बच्चे की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाएगी कि बच्चे को कितना ज्ञान है और कितना उसने अवबोध बच्चे ने किया है। अभी मैंने बता दिया कि ज्ञान और अवबोध में क्या अंतर है। अब आपने बच्चे को ये बोला कि ये जो आपके मार्क्स आए हैं आपने क्या करना है, इस पे साइन करा के लाने हैं पेरेंट्स के। ठीक है, अब ये सूचना है, अब ये इंफॉर्मेशन है, आपने जो उसको काम सौंप दिया है। अब बालक साइन करा के लाता है या भूल जाता है या ध्यान नहीं देता है, इस चीज को भी चेक किया जाएगा मूल्यांकन के अंतर्गत। ये भी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो 3 चीजों में मैंने आपको डिटेल बता दी है कि ज्ञान क्या होता है, अवबोध क्या होता है, और फिर तीसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो ज्ञान, अवबोध या बोध या फिर इंफॉर्मेशन, इन तीनों के बारे में ही मूल्यांकन काम करता है, या इन तीनों के बारे में पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। अब देखिए आपके पास 4th पॉइंट है कुशलताएं। कुशलताएं, कुशलताएं का मतलब कौशल ही है, जो आप पाठ योजना में एक उद्देश्य लिखते हो, कौशल, है ना। तो कौशल क्या है, कौशल यानी कि स्किल। स्किल मतलब बच्चे में अगर आपने कोई कंटेंट पढ़ाया, ठीक है, तो बच्चा क्या अपनी स्किल के आधार पर उसको कुछ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लेसन है जिसके अंदर कोई पाई चार्ट नहीं बना हुआ, कोई चार्ट नहीं बना हुआ, कोई चित्र नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने बच्चे को ये बोला है कि आप क्या करें, इससे संबंधित कोई चार्ट तैयार करके लाएं, कोई चित्र के माध्यम से ऐसा चित्र तैयार करें जिससे कि ये पूरा का पूरा लेसन उस चित्र के माध्यम से समझाया जा सके। तो ये उसकी कुशलता है। आपने तो नहीं बताया कुछ भी, अब बच्चे ने क्या किया, लेसन को अच्छे से पढ़ा और पढ़ करके, मान लीजिए कोई कहानी ही है, ठीक है, कहानी है कोई, और आपने चित्रों के माध्यम से उसको ये तैयार करने का काम दे दिया, तो ये उसकी कुशलता होगी। आपने बच्चे को कहानी के बारे में सारी नॉलेज दी है, अर्थात ज्ञान हुआ है, अवबोध हुआ है, फिर आपने उसको काम करने के लिए दिया है, तो मतलब सूचना, अवेयर है वो,
तो अब यहाँ पे वो अगर उस काम को अच्छे से करके आ रहा है जबकि उसके पास कोई सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब वो कुशल है पूरी तरह से। अगर वो किसी चीज़ के टाइप्स बताता है तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 करके लिख देता है, नहीं, कोई पाई चार्ट बनाता है, और पाई चार्ट भी आपकी तरह सिंपल सा नहीं बना देता जैसे मैंने बना दिया है ना, कुछ क्रिएटिविटी होती है उसमें। तो वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो किसके अंतर्गत आएगी? वो कुशलताएं के अंतर्गत आएगी, कौशल के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से मूल्यांकन क्या करता है? बालक के कौशल को भी चेक करता है, उसकी कुशलताओं की भी बात करता है। कुशलताएं या कौशल भी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि। ये बताने की मुझे जरूरत ही नहीं होगी, मुझे लगता है आपको पता ही है। मूल्यांकन किया जाता है तो बालक की बुद्धि के बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। अब मैं ये कहूँगी कि जब आप मूल्यांकन से पहले मापन करोगे ना, तो जो मापन के मार्क्स आएंगे वो ही क्लियर कर देंगे कि बालक किस बुद्धि का है। ठीक है, सामान्य बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, या फिर बालक प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है ना। तो ये आपको तभी क्लियर हो जाएगा, मापन के दौरान ही क्लियर हो जाएगा। और फिर मापन के बाद मूल्यांकन में क्या किया जाता है? उसका रैंक डिसाइड किया जाता है, बाकी स्टूडेंट के साथ उसके मार्क्स की तुलना की जाती है। तो बताइए उस टाइम पे तो वैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप उसका रैंक डिसाइड करेंगे तो सब चीज़ें वैसे भी सामने आने वाली हैं कि बच्चे ने कितना गेन किया है, बच्चे ने कितना सीखा है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है? ये बालक की बुद्धि को बताने का काम करता है कि बालक में किस लेवल की बुद्धि है, किस स्केल की बुद्धि है, या बालक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों की बुद्धि का भी इससे पता चल जाता है, जानकारी मिल जाती है। तो बुद्धि भी मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यताएं। तो जिस तरह से बुद्धि के बारे में पता चल जाता है, उसी तरह से बच्चे में योग्यताएं क्या हैं वो भी पता चल जाती हैं। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग अलग होता है, प्रत्येक बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है, अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी योग्यता होती है। तो प्रत्येक बच्चा जो दूसरे बच्चे से भिन्न है, तो वो किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है, जब आप मूल्यांकन करते हैं बालक का तब आपको ये पता चल जाता है कि आपने तो क्लास में एक जैसा ही पढ़ाया है, सबको एक जैसा ही बताया है, सबको एक ही एग्जाम्पल दिया है, सबको एक ही तरीके से पढ़ा दिया है। लेकिन जब बच्चे की बारी आती है तो बच्चे के क्वेश्चंस के आंसर या जो बच्चे का रिस्पॉन्स आता है आपकी किसी भी क्रिया के प्रति, जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो अलग है। किसी बच्चे ने तो एज इट इज आपको फॉलो किया और किसी ने अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें ऐड की है। अर्थात बच्चा जो भी काम करेगा तो वो अपनी योग्यता के आधार पर करेगा ना, अपनी क्षमता के आधार पर करेगा। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं ना किसी भी बच्चे के कार्य का, तो हमें उसकी योग्यता या उसकी क्षमता के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो ये योग्यता, ये क्षमता भी किसके अंतर्गत आती है? मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद है रुचियाँ, इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट के बारे में कैसे पता चल जाता है? देखिए, जो बच्चा किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे को उस काम में इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट जिस काम में हमको होता है हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का जब आप मूल्यांकन करेंगे तब आप उसकी रुचियों का भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको पता है मूल्यांकन के अंतर्गत काफ़ी सारे जो हैं वो टेस्ट होते हैं जिससे कि हमें बच्चे की इंटरेस्ट को जानने में हेल्प हो जाती है। तो आप मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की रुचियों का भी पता अच्छे से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है अभिवृत्तियाँ। देखिए, अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं? अभिवृत्तियाँ मतलब सोच, यानी कि दृष्टिकोण बालक का। अब बच्चे के दृष्टिकोण के बारे में आप कैसे जानेंगे? तो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिनके द्वारा आप बालक की किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में भी पता लगा सकते हो। ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत ही पता चल सकता है। अभिवृत्ति मतलब सोच, दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड कैसा है किसी भी काम के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति या फिर किसी भी वस्तु के प्रति। ठीक है, उसके बाद है छात्रों की त्रुटियां।
तो मुझे लगता है इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों की जो भी गलतियां होती हैं, जो भी उनकी त्रुटियां होती हैं, जो भी उनकी मिस्टेक्स होती हैं, उसके बारे में तो मूल्यांकन पूरी तरह से बताने का काम करता ही है। मूल्यांकन के द्वारा हमें किसी भी काम में बच्चे ने जो जो गलतियां की हैं, जो जो बच्चे ने मिस्टेक्स की हैं, उसके बारे में पता चल जाता है। अर्थात छात्रों की त्रुटियों के बारे में बताने का काम मूल्यांकन भली भांति तरीके से करता है। ठीक है, तो ये है मूल्यांकन का क्षेत्र। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको ये बताना चाहा है, या मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत हमें ये जानना होता है कि जो मूल्यांकन है वो बालक के व्यक्तित्व के किस किस पक्ष पर काम करता है, या किस किस पक्ष से संबंधित जानकारी लेकर के मूल्यांकन आता है। अब यहाँ पे ज्ञान बच्चे का बताने का काम करता है, अर्थात बच्चे को किसी कंटेंट के बारे में, किसी विषय सामग्री के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कितना पता है, ये कैसे पता चलता है? मूल्यांकन के द्वारा ही चलता है। अर्थात मूल्यांकन काम करता है ज्ञान के क्षेत्र में, बच्चे की नॉलेज को चेक करने में मूल्यांकन अपना काम करता है। उसके बाद है बोध। बोध वही अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग, अर्थात बच्चे ने कितना उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है, क्या बच्चा अपनी तरफ से अब कुछ कंटेंट उसमें ऐड कर सकता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है उसकी। अभी मैंने एग्जांपल इससे पहले आपको दे दिया है। तो अवबोध के क्षेत्र में भी काम करता है जो मूल्यांकन है वो। इसके बाद है सूचना। तो इंफॉर्मेशन चेक करता है बच्चे को कितना इंफॉर्मेशन है, बच्चे को कितनी जानकारी है किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी सूचना देता है या उसके बारे में बताता है। फिर बच्चे की कुशलताओं को आप मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, फिर बुद्धि भी उसके अंतर्गत आती है, योग्यताएं भी उसके अंतर्गत आती हैं, इसके अलावा रुचियां भी उसके अंतर्गत आती हैं, अभिवृत्तियां भी उसके अंतर्गत आती हैं, और इसके अलावा छात्रों की त्रुटियां भी हमें पता चलती हैं मूल्यांकन के ही द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है स्कोप ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन का क्षेत्र। तो आज की क्लास में हमने दो चीज़ों के बारे में जान लिया है। मापन एवं मूल्यांकन हमारा ये जो टॉपिक है, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, इसके अंतर्गत हमने जानकारी ले ली है मापन के प्रकारों के बारे में। दो प्रकार हैं मापन के, मेजरमेंट के दो टाइप्स के होते हैं मेजरमेंट। एक होता है मेंटल मेजरमेंट, दूसरा है फिजिकल मेजरमेंट, मानसिक मापन और भौतिक मापन। मानसिक मापन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता जैसे कि चेक की जाती है किसी की, तो वो है आपका मानसिक मापन। और भौतिक मापन के अंतर्गत भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि किसी वस्तु की, किसी स्थान की कोई दूरी निकालनी है, लंबाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, यानी भौतिक गुणों का मापन करना है, तो वो कहलाएगा भौतिक मापन। ठीक है, फिर मूल्यांकन का क्षेत्र अभी भी आपको मैंने पढ़ाया ही है, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको मैंने इस वीडियो में जानकारी दे दी है। अभी मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित चीज़ें जाननी और भी है। जिस तरह से मापन के आज हमने प्रकार पढ़े हैं, इसी तरह से मूल्यांकन के भी प्रकार हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मूल्यांकन के प्रकार, इसके अलावा मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, मूल्यांकन की क्या क्या पर्पस हैं, उद्देश्य हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और फिर धीरे धीरे हम पहुँचेंगे आकलन तक। ठीक है, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, साथ साथ में इसको याद भी करते जाना है। आपको पता ही है कि बीएड के अंदर द्वितीय वर्ष असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये आपका टॉपिक लगा हुआ है, क्योंकि ये उस टॉपिक का क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पेपर है उसकी ये थीम है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत जब हम परीक्षा देते हैं, जब हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, तो उसके अंतर्गत तो आपको पता ही है, फिर ये है ही सही, वहाँ पे लिखा है ना, मापन, मूल्यांकन एवं आकलन, तीनों चीज़ें ही हैं। रीट में भी पढ़नी है अभी आपको ये तीनों चीज़ें, है ना। तो चाहे किसी भी पर्पज़ से आपने इसको पढ़ना है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ में अपने नोट्स तैयार कर लें, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।